unmuting myself. Thank you. मित्रगण, जो काफी ज्ञानी मित्रगण हैं, उनसे एक बात मैं शेयर करूं कि डॉक्टर चौधरी के लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स और उनके पोस्ट में पिछले 4-5 सालों से पढ़ रहा हूं, और जैसा मैंने शेयर किया था, वो इस मुद्दे पर वो बात कर रहे थे जिसकी मुझे भनक भी नहीं थी, और जो मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं काफी लिखता पढ़ता हूं, कुछ मुझे आइडिया नहीं था। एक जो तत्काल रेफरेंस जिससे मैं बात शुरू करना चाह रहा हूं, वो ये है, जो दो शब्द हमने काफी सुने हैं पिछले 3-4 महीनों के दौरान, और वो है धर्म संसद। तो धर्म संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ। मैं धर्म संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, वो वैसे मेरे कॉम्पिटेंस लेवल से बियॉन्ड की चीज है। उसके प्राकथन में एक लाइन है, और वो लाइन है जनतांत्रिक मूल्यों को इज्जत देते हुए हमने ये प्रस्ताव पारित किया। तब चूंकि मैंने डॉक्टर चौधरी के आर्टिकल्स भी पढ़े थे, तो मुझे लगा इसमें जनतांत्रिक मूल्य होने के लिए, और चूंकि आप धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने धर्म कहा, तो मेरे मन में सवाल आया कि इस धर्म में जैनियों का, बुद्धों का, सिखों का, जूस का, क्रिश्चियंस का, सरना का, इनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। सरना के बारे में एक बात जो आप सब जानते होंगे, शायद बता दूं कि भारतवर्ष में सरना आदिवासियों के द्वारा पालन किया जा धर्म है, जो उनकी संख्या है वह संख्या बुद्ध, जैन, सिखों को मिलाकर उनके ज्यादा है। सरना धर्म का पालन करने वाले झारखंड में काफी हैं, उत्तरी उड़ीसा में काफी हैं, पश्चिमी और दक्षिणी बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। उनका रिप्रेजेंटेशन कहां पर था। अगर धर्म की भी बात करें, अगर हिंदू धर्म की भी बात करें, तो इतने संप्रदाय हैं, द्वैत हैं, अद्वैत हैं, कुछ विश्वास नहीं भी करते हैं ईश्वर पर, इन सब का रिप्रेजेंटेशन कहां था। तो इसी से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूं कि शायद मुझे लगा कि ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नहीं होने का। तो इसके बाद में तो चौधरी जी बात करेंगे ही। सर चौधरी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने तो हमारे ग्रुप में लिखा भी है, फिर भी अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से करें अपने आप से, और उसके बाद तो खैर आप करेंगे ही। सो सबके बिहाफ में मैं आपसे निवेदन करता हूं, द स्टेज इज ऑल योर सर, डॉक्टर चौधरी। अपने बारे में बोलूं मैं अपने बारे में बोलूं या विषय के बारे में बोलूं? अपने बारे में 2 मिनट बोल सकते हैं सर, हम सब लोगों को मालूम पड़ेगा, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जो वीडियोस हमारे ग्रुप के बाहर के लोग भी देखते हैं, तो शायद कोई उनको हल्का सा आपके बारे में परिचय मालूम पड़ जाए, इसीलिए तो 2-3 मिनट आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी सुविधा। मैं 1945 की पैदाइश है हमारी, और दरभंगा जिले के एक गांव में, शहर के पास के गांव में, और एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार था, उसी परिवार में पैदा हुआ हूँ, उसी वातावरण में मैं हाई स्कूल की उम्र तक रहा। उसके बाद वहाँ से बाहर निकला, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2 साल यहाँ रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं था 1959 से 1961 तक। अब ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं बातें। उसके बाद इंजीनियरिंग की, फिर मैं आईआईटी में था, वहाँ मैंने मास्टर किया, पीएचडी किया, और वो सॉलिड स्टेट तो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिसका लिथियम का आज आप चारों तरफ हर एक जगह लिथियम बैटरी देख रहे हैं, उस जेनर का जो की शुरुआत थी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो उस वक्त उसका शुरुआत हो रहा था, और मेरा रिसर्च उसी के फिजिक्स में था कि आयंस कैसे क्रिस्टल के अंदर मूव करते हैं और कैसे चार्ज का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन उस पीएचडी वगैरह करने के बाद मैंने वो फील्ड छोड़ दिया, पता नहीं सही छोड़ा या गलत छोड़ा, और उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल रिसर्च में आ गया रांची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रिसर्च सेंटर उसी समय में बन रहा था, जिसमें मैं आया। मैंने अपना डिसिप्लिन भी बदल दिया, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आ गया, और वहाँ मैं 25 साल तक काम करने के बाद रिटायरमेंट तक तो नहीं रहा, पहले ही थोड़ा छोड़ दिया था। तो मैं बहुत छोटी उम्र से राजनीतिक रुझान का आदमी हूँ, पैदाइश भी हुई थी फिर एक राजनीतिक ही वातावरण में। स्कूल के समय में ही मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा था,
कॉलेज के समय में, माफ करेंगे, और उससे जुड़ा रहा हूँ, अब तक जुड़ा रहा हूँ। उसमें कई पार्टियां बनी हैं, बिखरी हैं, टूटी हैं, आई गई हैं। बाद में 1995 में समाजवादी जन परिषद नाम से एक पार्टी बनी, जो रजिस्टर्ड पार्टी है, चुनाव लड़ती है। 8-10 स्टेट में हमारी इकाइयां हैं। हम ज़्यादा जगह इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं, ज़्यादा जगह हारते ही हैं। और उसका भी कारण यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि हम हाउसेज में, सदन में आमतौर पर पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन वो पार्टी है, पार्टी अपना काम कर रही है और वो समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। अभी मुझे वहाँ उसमें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं कर रहा हूँ वो काम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी की समझ को बढ़ाने के लिए उसी सिलसिले में ये बात आती है और उस विषय को आज रखा गया है। मैं इस बात से काफ़ी कंसर्न रहा हूँ काफ़ी समय से। अभी जो हमारे देश में, मैं सीधे अब अपनी मेन बातचीत पर ही चला जाऊंगा, उससे ये विषय का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और बातचीत भी शुरू हो जाएगी। अभी जो देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और मैं अभी शुरू में ही बता दूं आपको कि हमारी बातचीत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ही हम बात करेंगे। दूसरी जो डेमोक्रेसी के फॉर्मेट्स हैं, प्रेसिडेंशियल या इस तरह के, उस पर अभी हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई होता ही नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हमारी अपनी है और जो हमारी जो मालिक थे अंग्रेज, यूके में, वहाँ जो है, कनाडा वगैरह में जो है, उसको शॉर्ट में FPTP कहा जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आप जानते हैं कि जब कहीं स्प्रिंट की दौड़ होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, तो उसमें एक धागा बंधा रहता है, एक पोस्ट खड़ा रहता है, आखिर में खड़ा रहता है, और उस पोस्ट को जो पहला आदमी जो क्रॉस कर जाता है, धागे को छूते हुए निकल जाता है, वो सिकंदर होता है, वो जीतता है। उसका बड़ा नाम होता है, उसकी चारों तरफ चर्चा होती है। लेकिन जो छूट जाते हैं, छूटते हैं मात्र 0.1 सेकंड की वजह से या 0.2 सेकंड की वजह से। करीब करीब वो बराबर के ही होते हैं, लेकिन उनकी गिनती करीब करीब खत्म हो जाती है। इसलिए इस तरह से ये शब्द आया है, फर्स्ट पास द पोस्ट, क्योंकि हमारे इलेक्शन में जो पहला आदमी होता है, भले ही उसको 26% वोट आया हो या 42% वोट आया हो, या जो भी आया हो, वो पहला आदमी हाउस का मेंबर हो जाता है, वो MP होता है, लोकसभा में, विधानसभा में, असेंबली में MLA होता है। लेकिन जो दूसरा आदमी जो उससे 2 वोट या 4 वोट या 1% या 2% नीचे पीछे होता है, तो वो राजनीतिक करीब करीब माहौल से ही खत्म हो जाता है। अगले 5 साल वो चर्चा में ही नहीं रहता है, और उस तरह से उसकी एक कमजोरी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हाउस में रहना, हमेशा चर्चा में रहना, हमेशा आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप प्रस्ताव ला सकते हैं, आप पॉजिटिव या नेगेटिव वोट कर सकते हैं, तो वो जो ताकत आपकी विधायिका में हाउस की एक ताकत होती है, वो उसकी खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को विनर टेक्स ऑल शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, फ्रेज। विनर जो है वो हर एक पूरे पूरे का मालिक होता है, पूरे पूरे का। वो प्रधानमंत्री कहिए, आप MP कहिए या MLA कहिए, वो हो जाता है और बाकी लोग छूट जाते हैं। इसके दूसरी तरफ जो, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा ज्यादा, उसका पूरा शब्द है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो जब भी आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसा कि अरुण जी ने शुरू में किया, तो उसका मूल स्पिरिट है कि उसमें जो शासन है या शासन करने वाला जो हाउस है, जो लोकसभा है या हाउस ऑफ कॉमन्स या विधानसभा या ऐसी ऐसी कुछ, बुंडेस्टाग जैसे भी नाम से जाना जाता है, वो उसी रेशियो में
होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूटेड, जिस रेशियो में आम जनता और आम वोटर्स कॉन्स्टिट्यूटेड है। आम वोटर्स के अंदर वो धार्मिक विभाजन हो, जो कंसस विभाजन, जो ऑर्गेनाइज विभाजन है। हम लोग राजनीति में तो ऑर्गेनाइज होना एक अनिवार्य होता है, नहीं तो वो वोट ही नहीं डालेंगे उस तरह से। तो ऑर्गेनाइज, अब वो रिलीजियस, कहीं कहीं पर रिलीजियस ढंग से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, कहीं पर आर्थिक मामले में ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, कभी लिंग्विस्टिक भी ये हो सकता है, कभी रीजनल भी हो सकता है। तो जो भी उस वक्त का कंससनेस है और जनता के अंदर जो डिफरेंट कंससनेस की धाराएं चल रही हैं, उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में जो विधायिका है, जो हाउस है, वो होना चाहिए, तो वो अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा। लेकिन जब तक ये एफपीटीपी है तब तक तो वैसा होता नहीं है। हम उसके उदाहरण में थोड़ा बाद में आएंगे। ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसकी शुरुआत 1707 में 1707 में यूके में हुई थी, और उसको वेस्टमिंस्टर सिस्टम कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर सिस्टम हमारा भी है, हमारा भारतीय जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन है, या जिस तरह से हम शासन चलाते हैं, उसको वेस्टमिंस्टर सिस्टम ही कहा जाता है। और भी कई देश हैं, कनाडा है, यूएसए में भी जो हाउसेज हैं उनके, जो सीनेट है उनका, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको कांग्रेस आप कहते हैं, वो वेस्टमिंस्टर सिस्टम से उनका इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट की बात छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल मामला ही अलग है। तो उसको उसमें सुधार भी हुआ धीरे धीरे 1707 के बाद से। और बहुत सारे यूरोप के देशों ने जहाँ लोकतंत्र था, बाकी में तो अफ्रीका और रशिया वगैरह में लोकतंत्र था ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं उठती है। तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। उसकी कमजोरी, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई धीरे धीरे उनको समझ में आने लगी। और साइड बाय साइड जो एकेडमिक लोग थे वहाँ पर, जो गणित के कुछ प्रोफेसर थे, कुछ पॉलिटिकल साइंस के लोग थे, कुछ बड़े वकील थे वहाँ के सोचने वाले, कुछ एक्टिविस्ट थे। ये लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर काम करते रहे, पब्लिश करते रहे, किताबें छपी, रिसर्च पेपर्स छपे, और इन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कई मॉडल बनाए हैं। करीब आधे दर्जन के करीब उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, जो सारी की सारी प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि उसमें राजनीति में आप जानते हैं कि प्रैक्टिकेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, वो 1855 में, 1855 में डेनमार्क की पार्लियामेंट जो है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से चुनी गई। बहुत पुरानी बात है, करीब करीब 250 साल पहले की बात है। लेकिन बहुत सारे देशों ने, ऐसी बहुत बड़ी संख्या में देशों ने तुरंत उसको अडॉप्ट नहीं किया। और जब आज़ादी आई है देशों में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े पैमाने पर बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, तो उसके बाद जो इंग्लिश स्पीकिंग, जो जिनका एलिट है, और जो यूके की कॉलोनी से मुक्त हुए हैं, जैसे हमारा भारत है, या पाकिस्तान है, या बांग्लादेश है, या आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा को भी मान लीजिए उसमें, तो वहाँ पर वेस्टमिंस्टर सिस्टम ही लागू रह गया। वहाँ पर ज़्यादा सोच विचार उसको बदलने का नहीं किया गया। लेकिन ऐसे देश, यूरोप के बाकी देश जो है, वो काफ़ी पहले, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह जो है, वो काफ़ी पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट कर चुके थे। और नेदरलैंड वगैरह भी कर चुके थे। नेदरलैंड की तो बहुत सारी कॉलोनीज हैं। बेल्जियम कर चुका था, बेल्जियम की भी अफ्रीका में कॉलोनीज है। तो वैसी जगहों में जो संविधान बना नया, उसमें कई जगहों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आया, क्योंकि उनके जो मालिक देश था, जहाँ के वो इंटेलेक्चुअल, जहाँ की पढ़ाई लिखाई करके आते थे, जहाँ के सिस्टम को ज़्यादा समझते थे, तो उन्होंने वो सिस्टम लागू किया। हम उसके डिटेल में थोड़ा बाद में जाएंगे। अमेरिका एक विचित्र देश है। वहाँ का लोकतंत्र मेरी समझ से बहुत ही खराब है, बहुत ही कमजोर है। लेकिन वो धनी देश है, वो चल रहा है, उसके बावजूद अच्छी कमाई वमाई हो जाती है वहाँ पर, उसी बात से वो लोग बहुत खुश हैं। और उनके यहाँ स्टेट्स को बहुत पावर दिया गया है, उस डिटेल में अभी हम लोग जाएंगे नहीं।
वो भी एक कारण है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिस्टम चेंज करने की बात नहीं हो पाती है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर काफ़ी कई डेकेड से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होता है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में या यूरोप में भी जो सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं वो बड़ी ताकतवर होती हैं और उनके पास काफ़ी फंक्शंस होते हैं एजुकेशन वगैरह के, बहुत सारी चीज़ों के। उनका मेयर बड़ा ताकतवर आदमी होता है। तो बॉस्टन में जो बड़ा शहर है, यूनिवर्सिटी का शहर है, वहाँ एक जो बॉस्टन तो कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का एक समूह है, तो उसमें एक एरिया है जिसको कैम्ब्रिज कहते हैं। आप में कई लोग उस नाम से वाकिफ होंगे। कैम्ब्रिज में 2 बड़े नामी यूनिवर्सिटीज हैं, एक है हार्वर्ड और एक है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। इस कैम्ब्रिज शहर में जो उनकी सिटी गवर्नमेंट बनती है वो काफ़ी अरसे से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बनती है। उसके बाजू में और भी वहाँ शहर हैं, कई शहर हैं, बॉस्टन के ही इर्द गिर्द 10-20 शहर हैं, वहाँ नहीं होता है, लेकिन कैम्ब्रिज ने इस चीज़ को बना के रखा है। इसी तरह से इलिनॉय में शिकागो के पास में एक पियोरा नाम का एक शहर है जो अगेन यूनिवर्सिटी शहर है। वहाँ भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहा है सिटी गवर्नमेंट्स को चुनने के लिए, और भी इक्का दुक्का जगह हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मैं ये उदाहरण आपको इसलिए देना चाहता हूँ, ये दोनों यूनिवर्सिटी शहर हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, काबिल लोग हैं, वो दूर की सोचते हैं और उन्होंने अमेरिका के डिफेक्टिव सिस्टम के बावजूद अपने शहर के लिए एक अच्छा सिस्टम बना लिया है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में 95 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान को बदल के या आज़ादी के बाद पहली बार ही संविधान बना के वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। ये 95 छोटी संख्या नहीं है, आप याद रखिएगा, 95 बहुत बड़ी संख्या है। और हम लोग हिंदुस्तान में वाकिफ भी नहीं है इस चीज़ के। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंसिया के बारे में मेरा बड़ा ही खराब ओपिनियन है, दुख भी होता है सोच के कि हमारे समूहों में, पढ़े लिखे लोगों में फंक्शनल एनालिसिस और ग्राफ थियरी और गेम थियरी और बड़ा बड़ा कैलकुलस, सब कुछ गणित वणित, बड़े पाइथन वाइथन, सब कोडिंग लैंग्वेज और स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन जो सबसे छोटी चीज होती है बेसिक अरिथमेटिक, अंक गणित, जिसमें जोड़ और घटाव और परसेंटेज निकालने की बात होती है, वो पता नहीं कैसे हमारे देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक देख ही नहीं पाया कि हमारे लोकतंत्र में ये कितना बड़ा डिफेक्ट है, कितनी बड़ी गांठ है, जिसके चलते हम अपने देश को इतने खराब तरह से चला रहे हैं, जिसमें साधारण चेंज करने से बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती थी। ये जो 95 देश मैंने आपको कहे, इसमें यूरोप में 33 देश हैं। बिल्कुल एक किनारे से आप शुरू करिए, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, फ्रांस वगैरह में, उन जगहों में भी जो हाउस इलेक्ट होता है वो हाउस प्रोपोर्शनल मेथड से इलेक्ट होता है। तो यूरोप के करीब करीब सारे देश प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर जा चुके हैं। इनके अलावा करीब 60 के करीब और ऐसे देश हैं, 60 से थोड़ी ज़्यादा, जिन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया है, और ये कुछ इसमें एशिया में है, कुछ अफ्रीका में है, कुछ लैटिन अमेरिका में है, इस तरह से वो फैले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में की जो सीनेट होती है, अपर हाउस जो होता है, 2-3-4 साल पहले उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट किया। करीब 15 साल पहले न्यूजीलैंड ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट किया, और विदेशी का दुका धीरे धीरे कर रहे हैं। FPTP जो मैंने कहा, फर्स्ट पास द पोस्ट, उसकी सबसे जो बड़ी कमजोरी है और सबसे जो अनडेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक उसका एलिमेंट है, वो है कि वोट जो आए और सीट जो मिली उसके बीच में एक्सट्रीम डिस्प्रपोर्शन है। ये डिस्प्रपोर्शन है जो कि पूरे जनता की मत को नकार देता है। मैं तो वैसा ही समझता हूँ उस चीज को, कि वो नकार देता है।
उसका डिटेल में हम थोड़ा बाद में जाएंगे हम लोग। इसको हम लोग थोड़ा अगर एग्जाम्पल से देखना चाहें, एक मैं छोटा सा एनेक्डोट बता दूं आपको। रांची शहर का रहने वाला हूँ, यहाँ कई मित्र हैं जो रांची शहर के हैं और रांची शहर को जानते हैं। हमारा 15 लाख का करीब शहर है और यहाँ एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जैसे और शहरों में होता है। उसमें जो मेयर का पोस्ट है वो आजकल का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें किसी एक तबके के लिए रिजर्व है, लेकिन जो डिप्टी मेयर का पोस्ट है जो सीधा इलेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्ट होता है पूरी जनता से, तो वो ओपन है, उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। तो उसमें जब शुरुआत हुए इलेक्शन 10 साल पहले, तो 80 से 85 लोगों ने उसमें नॉमिनेशन किया उस पोस्ट के लिए। अब भी करते हैं, उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा घटा है। और उसमें जो जीतने वाला आदमी था वो 11 या 11.5% वोट उसको आए थे और वो जीत करके शहर का डिप्टी मेयर। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है लोकतंत्र में कि एक व्यक्ति 90% लोग उसके विरोधी हैं, उसको नहीं पसंद करते हैं, 10% लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन एफपीटीपी प्रोसेस की वजह से वो आदमी डिप्टी मेयर बना और डिप्टी मेयर के रूप में बहुत अधिकार उसको थे। बहुत जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने सब्जेक्ट होते हैं, और उस अधिकार का उसने बड़े आराम से और बड़े पक्षपात पूर्ण ढंग से, क्योंकि जो 10% लोग थे वो उसके गैंग के मेंबर थे। माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए, वो गैंग है और वो गैंग ठेकेदारी करता है, नाली बनाता है, सड़क बनाता है, कुछ और करता है, कचरा ढोता है, बहुत कुछ करता है। तो उसको तो 10% आदमी को खुश करना है, तो वो अपने गैंग को खुश कर लिया, उसका अगला इलेक्शन फिर वो जीत जाएगा। तो इस तरह की भयानक चीजें पीटीपी के चलते हो जाती हैं कभी कभी, कहीं कहीं पर एक्सट्रीम केस है ये, एक्सट्रीम केस है, इससे खराब केस शायद नहीं मिलेगा खोजने पर। हम लोग थोड़ा सा इंडिया के इलेक्शन की डेटा को एनालाइज करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैं स्लाइड नहीं बना पाया, और नहीं तो मैं स्लाइड दिखाता तो शायद चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होती। 2019 का 2019 का लोकसभा का कुछ आंकड़ा हम देखेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 37.36 टू बी प्रिसाइज, 37 रखिए परसेंट वोट उसको सारे देश में आए थे और उसने 303 सीट जीते इस वोट की बदौलत, जो कि अगर प्रोपोर्शनेट ढंग से हुआ होता तो उनको उसके लिए 55.8% वोट लाना, तो नहीं आया उनको, लेकिन वो 37% लेके उनको 55-56% की सीटें मिल गई लोकसभा में और उन्होंने 5 साल देश पर शासन किया उसकी बदौलत। दूसरा नंबर कांग्रेस का था, उसको 19.66 टू बी प्रिसाइज, 20% रखिए, उसको वोट आए थे। लेकिन चूंकि वो छोटी पार्टी थी और ये पीटीपी के डिस्प्रपोर्शन की तरह से वो जहाँ जहाँ हारते चले जाते हैं, तो उनको सिर्फ 52 एमपी मिले और जिसकी संख्या 9.6%, 10% से कम है हाउस में। और आप जानते हैं बहुत चर्चा भी अखबारों में इन सब चीज़ों की बड़ी चर्चा होती है कि उसको पार्टी ऑफ अपोजिशन का भी दर्जा नहीं मिला, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का भी दर्जा नहीं मिला, और जो भी हुआ उसका मकान छीन लिया गया और बहुत कुछ किया गया। तीसरी संख्या तृणमूल कांग्रेस का एक डेटा है, 4.1% वोट उनको आया था और उनको 22 सीटें आ गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे। तृणमूल कांग्रेस एक निहायत रीजनल पार्टी, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पार्टी है और रीजनल पार्टी को ये डिस्प्रपोर्शन नहीं फेस करना पड़ा। उनको 4% सीट भी मिल गई, 4% वोट भी आए, 22 थे उनके एमपी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है जिसका सपोर्ट बेस बहुत फैला हुआ है। आप जानते हैं कि दलित वर्ग के लोग जो हैं उस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पार्टी को अभी भी आज भी वोट देते हैं। बहुत बड़ी ताकत उनकी नहीं रह गई है, लेकिन जो भी है उनको पूरे देश में 3.63% वोट आए और उनको 10 सीट मिली जो कि 1.8% के इक्विवेलेंट आती। तो वोट उनको ज्यादा है, सीट उनकी कम मिली। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, उनको पूरे देश में मिला करके 1.7% वोट आया, लेकिन उनको 3 ही सीट मिली जो 0.55% वोट के
प्रोपोर्शन में बनती है। फिर एक तृणमूल कांग्रेस जैसा दूसरा उदाहरण मैं बता दूं, जनता दल यूनाइटेड का, उसको, वो बिहार में ही है, आप सब जानते हैं, और वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। उसको 1.46% वोट आए और उसको 11 सीटें मिल गई पार्लियामेंट में, जो 1.9% के इक्विवेलेंट होती है। मतलब उनका डिस्प्रोपोर्शन के फेवर में था, और वो इसलिए था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कोalition में थे, वो गठबंधन में थे, तो गठबंधन वालों को ये नुकसान से वो बच जाते हैं। समाजवादी पार्टी का फिर कुछ वैसा ही परिस्थिति है, 2.55% को सारे देश में वोट आए, लेकिन 5 ही सीट आई जो 0.9% के बराबर होती है। राष्ट्रीय जनता दल वोट तो आया 1.08%, जो कि भारतीय पार्लियामेंट में 5.5 सीट के बराबर होती है। हमारी 550 के करीब हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन उनको एक भी सीट कहीं नहीं मिली। और उसके बाद छोटी पार्टियां जो थी, जो बिल्कुल एलिमिनेट, बिल्कुल तो नहीं हुई एलिमिनेट, उनको 10% के बराबर वो सीटें मिली थी, 56 सीटें, लेकिन वो 22% वोट लाए थे। इस सब में आप देखेंगे कि जिनको भी कम सीट आए पार्लियामेंट में, उनके जो उतने वोटर जो थे, उनका फ्रेंचाइज जो है, उन्होंने जो वोट डाला, उन्होंने जो अपनी इच्छा प्रकट की, वो कूड़ेदान में फेंक दिया गया, उसका फ्रेंचाइज छीन लिया गया। अगर आप देखना चाहें एब्सोल्यूट नजर से इस चीज को, कि उनको वोटर की हैसियत ही खत्म कर दी गई, उनका वोट पानी में चला गया। ये जो खतरनाक चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है पीटीपी की, जिसको कि हम समझने की कोशिश करेंगे आज की बातचीत में। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक दूसरा टेबल देखेंगे। ये टेबल जो है, ये सारे जो आंकड़े हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से लिए गए हैं, मैंने निकाले उसमें। और इलेक्शन कमीशन कम से कम डेटा रखने का बड़ा काम, अच्छा काम करता है। आप चाहें तो किसी भी इलेक्शन का, किसी भी स्टेट का आप आंकड़ा निकाल सकते हैं, और वो पाई चार्ट वगैरह या इस तरह का टेबल आप बना सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितना लोकतांत्रिक है या कितना अलोकतांत्रिक है। दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था 2020 में। आम आदमी पार्टी बड़े चढ़ान पर थी उस समय में। आम आदमी पार्टी को विधानसभा में 53.5% वोट आए थे, 50% ज्यादा आए थे। उनको हुकूमत करने का हक था, 50 से ऊपर थे वो। लेकिन उसकी बदौलत 70 में से 62 सीटें उनको मिली, जो कि 88.5% वोट के इक्विवेलेंट होता है। वोट तो आए थे 53, 53.5, और इक्विवेलेंट उनको फायदा मिल गया 88.5 का। ये जो डिस्प्रोपोर्शन है, वो विनर के फेवर में हमेशा जाता है, और वहां भी फेवर में। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बड़ी शिकारत हुई उस समय में और लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उसका, लेकिन उस सब के बावजूद लोग भूल जाते हैं इस चीज को कि उस चुनाव में भी उनको 38.5%, 38.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को आए थे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2020 में। लेकिन उनको सीटें मिली सिर्फ 8, 70 की असेंबली होती है उनकी, जो कि 11.5% के इक्विवेलेंट है। 38.5 लाया उन्होंने, लेकिन मिला उनको सिर्फ 11.5। कांग्रेस को भी 4.25% वोट आया था, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली। वो सारा वो जो 4% लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उनका पानी जमुना जी में बह गया। उनका वोट की जो स्ट्रेंथ है, उनका जो हक बनता है, वो बह के खत्म हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। ये दूसरा उदाहरण, डिस्प्रोपोर्शन में दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ये दूसरा उदाहरण था। एक और तीसरा उदाहरण, हम थोड़ा पीछे जाएंगे। ये 1984 में, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, और उसके बाद जो दंगे वगैरह हुए आप जानते हैं। उसके बाद चुनाव हुआ, जिसमें राजीव गांधी लीड में थे, कांग्रेस पार्टी के लीड में थे, और उनको सारे देश में, उस लहर में, बड़ी लहर थी वो, 49% वोट आए। 50 नहीं आया था उस बार भी, उनको 50 से कम था, 1%।
लेकिन उनको पार्लियामेंट में, लोकसभा में सीटें आई 404, जो 78% वोट के बराबर होता है। ये दो तिहाई से भी बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी थी, कमजोर थी उस समय में, 7.7% ही वोट उसके आए थे, लेकिन वो इक्विवेलेंट था 0.4% का सीट के मामले में। उनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। बहुत चर्चा होती है इस बात की राजनीतिक गलियारों में कि ये पार्टी है जो कभी 2 सीट पर थी और आज कहां से कहां पहुंच गई वगैरह। तीसरी पार्टी उसमें में जनता पार्टी थी वो भी गिरान पर थी, काफी टूट गई थी। उनको करीब 7% वोट आया था और उनको सीटें आई थी सिर्फ 10, जो 2% के इक्विवेलेंट बनती है करीब करीब लोकसभा में। आपको याद होगा कि चूंकि 2 तिहाई मेजोरिटी राजीव गांधी को हो गई थी उस समय, तो उन्होंने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए उसके बल पर। जो 73वां और 74वां संशोधन है हमारे संविधान का, जिसमें कि शहरी लोकतंत्र निकायों का प्रावधान है 74 में, और 73 में ग्रामीण ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति और जिला परिषद वगैरह का प्रावधान है, ग्राम सभा का प्रावधान है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उस समय में राजीव गांधी की पार्टी ने किए, और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यही लोकतंत्र को खत्म करता है और यही डिक्टेटरशिप की ओर ले जाता है। और ये एफपीटीपी की सबसे बड़ी खराबी है। और ये खराबी हिटलर जब शासन में आया था तो वो उनको दिख गई थी उसी समय में। हिटलर इसी रास्ते से वो वहाँ के शासन में आया था और आकर के उसने डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया था चीज़ों को, जिस खतरे को हिंदुस्तान में भी राजनीतिक बातचीत में बार बार दोहराया जाता है कि हम लोग भी डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति की इच्छा से या किसी पार्टी या कोई आरएसएस जैसा समूह या कोई और समूह, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही टूटा हुआ है, हमारा स्ट्रक्चर ही इतना खराब है कि हम उसको उस रास्ते में भेजते ही भेजते हैं वो जाना ही जाना है उस रास्ते में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिएगा कि एफपीटीपी डिक्टेटरशिप को जन्म देने की का अवगुण उसके अंदर होता है और डिक्टेटरशिप की उसकी वजह से किसी भी देश में आ सकता है। इन तीनों को देखने के बाद जो दुर्गुण है वो तो हमें दिखाई दे गए कि भाई एफपीटीपी में बड़ा दुर्गुण है, बहुत खराब तरीका है, इसको बदलना है। कैसे बदलना है, क्या बदलना है, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। होता क्या है कि इसमें कौन छूटता है, तो छूटते हैं ऐसे आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स जो कि सारे देश में या देश के एक बड़े इलाके में फैले हुए हैं। जैसे मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है। वो हर एक क्षेत्र में आप जाएंगे तो 2, 5, 10, 50 आपको उस विचारधारा का आदमी जरूर मिल जाएगा। या हिंदूवादी विचारधारा भी कल को अगर माइनॉरिटी में जाती है तो आपको सारे देश में हर एक क्षेत्र में वो मिल जाएगा। किसान जो विचारधारा वाला लाइन नहीं है, 20, 22, 25% लोग हैं किसान और बहुत ही संगठित हैं, उन्होंने लड़ाई करके दिखा दिया। लेकिन वो अपने नाम से किसान संगठन या किसान पार्टी के नाम से वो लोकसभा में नहीं पहुंच सकते हैं। वो अपने हित में कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए नहीं बना सकते हैं कि हिंदुस्तान के हर एक देहाती क्षेत्र में किसान है, लेकिन वो वहाँ माइनॉरिटी में है। वो माइनॉरिटी में है सब जगह। वो ताकत में मेजॉरिटी में नहीं आ सकते हैं। ट्रेड यूनियन वाले भी नहीं आ सकते हैं, तो किसी पार्टी का सहारा लेना होता है, किसी पार्टी की गुलामी उनको करनी होती है। ये सब चीज़ें राजनीतिक पार्लियामेंट में बातचीत होती रहती है, आप सब वाकिफ हैं इस चीज़ से। दूसरी जो एक चीज़ इसी का आउटकम होता है, ये अरिथमेटिक का ही पार्ट है, वो एक तरह का डिडक्शन है कि इसमें जो जीतने वाली पार्टियां होती हैं, जो ज़्यादा संख्या में सीटें लाती हैं, उनको अपने प्रति सीट के लिए काफी कम वोट की जरूरत पड़ती है। और जो हारने वाली पार्टियां होती है, जो थोड़ा नीचे चली जाती है, जिनको कम वोट आते हैं,
उनको एक सीट जीतने के लिए उससे बहुत ज्यादा वोट लाना पड़ता है। 2019 का झारखंड का विधानसभा का चुनाव का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उसमें 14 सीटें होती है झारखंड में, जिसमें 12 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, एक कांग्रेस को मिला था और एक जेएमयू को मिला था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं समझता हूँ मैं गलत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो 12 सीटें जीती, उसमें प्रति सीट उनको 7 लाख वोट की जरूरत पड़ी, 7 lakhs पर सीट। कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ एक सीट जीती, उसको प्रति सीट 23 लाख वोट, 23 lakhs, 3 times, more than 3 times वोट लाने की जरूरत पड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक सीट लाया, वो उसको 17 लाख वोट की जरूरत पड़ गई एक सीट जीतने की। ये डिडक्शन है एक तरह का, ये दोनों चीजें एक ही है, थोड़ा समझने की बात है, लेकिन ये ग्लेयरिंग ढंग से ये हमें बताता है कि हमारा पीटीपी जिसको हम अभी चला रहे हैं, उसमें डिफेक्ट कितनी भयानक डिफेक्ट्स है और वो कितनी खतरनाक परिस्थितियों को पैदा कर सकता है। जहाँ प्रपोर्शन जब आ जाता है कहीं पर, प्रपोर्शन कैसे आएगा, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी वोटिंग किस फॉर्मेट में होगी, हम थोड़ा बाद में उसमें आएंगे। 4-5 तरीके होते हैं प्रपोर्शन के, उसमें हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। एक हिस्टोरिकल बात बता दूं आपको, औरतों का रिप्रेजेंटेशन बहुत चर्चा है, बहुत बहस है, कानून भी बन गया, पास भी हो गया, 33% लाना है वगैरह वगैरह। लेकिन स्वीडन में जो जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, 1950 की उनकी लोकसभा में, उनका जो पार्लियामेंट था, उसमें करीब करीब औरतें नहीं थी, एक आध शायद थी, वो ना के बराबर थी। जब प्रोपोर्शनल चलता रहा उनके यहाँ, तो बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा मदद के, 2020 आते आते स्वीडन में 45% उनके पार्लियामेंट की जो सदस्य एमपी थी, वो 45% औरतें हो गई। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नतीजा है। हिंदुस्तान में और एक आध उदाहरण दे दूं, इंडोनेशिया, आप जानते हैं इंडोनेशिया में प्रोपोर्शनल है। 1999 में इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, गरीब देश है, काफी कंजर्वेटिव लोग हैं वहाँ। 1999 में उसकी पार्लियामेंट में सिर्फ 9% औरतें थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, चलता रहा। 2019 आते आते, 20 साल होते होते, उनके यहाँ पार्लियामेंट में स्त्रियों की संख्या 21% हो गई, 21% अपने आप हो गई, ना किसी सहारे की। उसके बाद फिर एक कानून और बना है, चर्चा में बता दूं कि वो उन्होंने पार्टियों को कुछ रिजर्वेशन करने का हुक्म किया है, वो इस बहस से थोड़ा अलग हटके है। टर्की मुस्लिम देश है, यूरोप का देश तो है, लेकिन थोड़ा पिछड़ा देश है यूरोप का। टर्की में 2002 में, वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है टर्की में, बता दूं आपको, सिर्फ 4% औरतें थी उनके पार्लियामेंट में, जो 2023 आते आते 20% हो गई, बिना किसी मदद के, बिल्कुल पीआर लाने की वजह से। तो ये इसका एडवांटेज होता है। हमारे हिंदुस्तान में 2019 की पार्लियामेंट में लोकसभा में 78 महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो 15% बनता है लोकसभा का, और राज्यसभा में 24 महिलाएं हैं, जो राज्यसभा का 13% बनता है। 50 से हम बहुत नीचे हैं। मुसलमानों की संख्या देखें अगर आप, वो एक हैं जो बिल्कुल एफपीटीपी में कभी राजनीति में विजिबल हो ही नहीं पाएंगे। एएमआईएम हो, मुस्लिम लीग हो, कुछ भी हो, कोई सवाल ही नहीं उनके लोकसभा या राज्यसभा पहुंचने। संख्या में है उनका कि 2019 की लोकसभा में सिर्फ 27 एमपी, सभी पार्टियों को जोड़ करके 27 एमपी हैं जो मुसलमान हैं, जो कि लोकसभा का 5% होता है। जबकि हम सब जानते हैं कि उनकी आबादी इस देश में 15% से ज्यादा, 16-17 इसके आसपास में कहीं पर है, लेकिन वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं और अंडर रिप्रेजेंटेड ही रहेंगे निश्चित रूप से। हमारे पड़ोस में आए, यूरोप वगैरह की बात तो कर ली हमने।
आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया ने, हिंदुस्तान के प्रेस ने, हिंदुस्तान के टेलीविजन ने ये नहीं अब तक देखा और इस पर कोई चर्चा नहीं की कि हमारे पड़ोस में नेपाल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है। अगर आप में से कोई इस बात को जानता रहा हो तो बाद में मुझे बताइएगा। मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग नहीं जानते। नेपाल में बहुत अनिश्चितता थी। वहाँ आप जानते हैं राजा का मर्डर हुआ और माओइस्ट टेक ओवर हुआ, कभी ये सरकार गिरी, कभी वो सरकार गिरी। तो वहाँ उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलती रही, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते थे। फिर कैसे कैसे, मैं उसका डिटेल नहीं जानता हूँ, नॉर्वे के लोग कैसे कैसे उसमें इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मान लिया नेपाल में। वो MMR पद्धति इसको कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उस प्रोसेस में वहाँ चुनाव होता है और जब से नेपाल में PR के थ्रू पार्लियामेंट बन रही है, तीसरी पार्लियामेंट अब चल रही है। पार्लियामेंट उनकी बिल्कुल स्टेबल है। सरकार बदलती है, सरकारें बदलेगी, लेकिन पार्लियामेंट उनका कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तुरंत इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं होगी, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि आप फिर इलेक्शन करेंगे तो पार्लियामेंट उसी प्रोपोर्शन में, उसी रूप में फिर से नई पार्लियामेंट आएगी, वो बदलेगी नहीं। आमतौर पर ऐसा ही होता है। बहुत 30-40 साल पहले की बात अलग है, तो पार्टियां भी बदल जाती हैं, मुद्दे भी बदल जाते हैं, बहुत चीजें बदल जाती हैं। श्रीलंका का जो हाउस है, सदन है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होता है। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इसकी कहीं चर्चा नहीं है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, लेकिन वो हाउस जो है, वो हाउस PR से आता है। इंडोनेशिया का हाउस PR से आता है, थाईलैंड का हाउस PR से आता है। और ये 4 हमारे बिल्कुल नजदीक के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लोग, कंट्रीज हैं जहाँ ये सिस्टम चल रहा है। और हमारे भारत में किसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, किसी ने किसी स्तर पर नहीं, ना किसी विद्वान ने लिया, ना किसी थिंक टैंक ने लिया, ना किसी NGO ने लिया, ना किसी ने लिया। ये बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़ा दुख होता है ये सब देख करके। इंडिया में ऐसी बात नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं हुई। जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर लंबी बहस हुई और वो एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन सच बात यह है कि उस समय में नया नया देश का पार्टीशन हुआ था और वो कम्युनल बेसिस पर पार्टीशन हो गया था। तो कहीं पर डर था शायद सबके मन में, अम्बेडकर और बाकी सारे लोगों के मन में, कि अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाएंगे तो देश कम्युनल ढंग से उसका हाउस डिवाइडेड हो जाएगा और फिर बड़ा नुकसान होगा और चीजें अच्छी नहीं जाएंगी, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। 1977 में 77 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे शकधर, उन्होंने भारत सरकार को बड़ा लंबा प्रस्ताव रिपोर्ट बना के दिया था कि आप, हम लोग यहाँ हिंदुस्तान को बदलने, सिस्टम बदल के हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर PR पर चले जाए। किसी ने नोटिस नहीं लिया। 1999 में 1999 में लॉ कमीशन ने भी ये सुझाव दिया था और वो सुझाव आज सब रखा हुआ है, तो आप कोई गूगल सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। 1975 में जयप्रकाश नारायण के इनिशिएटिव पर जस्टिस तारकुंडे की एक कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने चुनाव सुधार पर बड़ा काम किया था, बड़ी रिपोर्ट बनाई थी और उन्होंने भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सुझाव दिया था। लेकिन जनता पार्टी, जो JP की अपनी पार्टी थी, उसने भी उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, उसको कहीं किसी लाइब्रेरी में कहीं डाल दिया, वो पड़ी रह गई। हिंदुस्तान की पार्टियों पर आए तो आप शायद इसमें इनका कुछ भी नहीं जानते होंगे। आपको मैं बता दूं कि DMK पार्टी ने अपने अधिवेशन में ये प्रस्ताव लिया हुआ है कि भारत के हर एक चुनाव को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जाना चाहिए। CPI ने ऐसा प्रस्ताव दिया हुआ है, CPIM ने ऐसा प्रस्ताव लिया हुआ है। हमारी, मैं जिस पार्टी का काम करता हूँ, समाजवादी जन परिषद, उसने भी ऐसा प्रस्ताव लिया हुआ है। और संभवतः, मैं थोड़ा सा इसमें डाउटफुल हूँ, अकाली दल ने भी ऐसा प्रस्ताव लिया हुआ है।
लेकिन प्रस्ताव लेने के बाद भी पार्टियां तो छोटी हैं जिसका मैंने नाम लिया, उन्होंने उससे आगे बढ़ के इसके लिए कुछ नहीं किया। कोई पब्लिकेशन करे होते, कुछ स्टडी ग्रुप सेटअप किया होता, कुछ प्रचार किया होता, कोई आंदोलन किया हुआ होता, ऐसा किसने किया। या जो इसमें कुछ पार्टियां रूलिंग है, जैसे डीएमके तो तमिलनाडु में रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट है वो केरला में रूल करती है। तो 73वां संविधान आप जानते हैं संशोधन का ये है कि उसके नीचे की जो बॉडीज होती हैं, जिला परिषद, नगर निकाय जितने हैं, परिषद और कमीशन वगैरह वगैरह, वो सब स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। उनके रूल्स और सारी काम करने के तरीके स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो इन पार्टियों ने एक तरफ तो रेजोल्यूशन लिया, लेकिन जहाँ रूल करते हैं, वो अकाली दल भी रूल कर चुका है, अपने राज्य में उन्होंने एक कोई रत्ती भर का कोई ऐसा काम नहीं किया जो वहाँ के माहौल को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ाता, जिससे कि वातावरण बनता और शायद बातचीत भी होती, शायद अखबारों ने भी नोटिस लिया होता, अखबार में लिखने वाले जो विद्वान है उन्होंने भी नोटिस लिया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रिजर्वेशन का जो प्रस्ताव लाया गया था, हम यहाँ नौकरी के रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जो चुनाव में जो रिजर्वेशन किए हुए चुनाव क्षेत्र होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कहीं पर इच्छा थी कि इन ग्रुप्स का सशक्तिकरण हो, थोड़ा बहुत हुआ भी, लेकिन अगर आप तफसील में किसी बहस में जाएंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया होता तो उन्हीं ग्रुप का बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ होता। क्योंकि अभी है क्या कि मान लीजिए हमारे झारखंड में कोई क्षेत्र है, पलामू क्षेत्र है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो वहाँ तो शेड्यूल कास्ट सब कुछ चलता है, लेकिन लोहरदगा का शेड्यूल कास्ट तो छूट गया, उसने उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। धनबाद वाले को तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, राज्य वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अभी हम उस बात में नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो देखें कि हम वही सशक्तिकरण अचीव किए होते अगर हम प्रोपोर्शनल के रूप से गए होते। अब थोड़ा सा देखें कि पीआर को इम्प्लीमेंट करने की बात अगर आएगी कल को, तो क्या कैसे कैसे उसके तरीके होते हैं। पीआर में 4 तरीके मान्य तरीके हैं जो इनको प्रैक्टिकल माना जाता है। बाकी बहुत सारे हैं, आप लिटरेचर सर्च में जाएंगे तो डिहॉन्ट का और हेयर का, वो हेयर का बहुत सा मेथड सब है कैलकुलेशन करने का, लेकिन 4 हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं। एक है पार्टी लिस्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, उसमें होता है कि चुनाव के पहले हर एक पार्टी एक लिस्ट बना करके इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मेरिट वो दे देती है इलेक्शन कमीशन को कि हम अगर 23% वोट लाएंगे तो इसी लिस्ट से ऊपर का 23% जो आदमी है वो हमारी तरफ से पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, वो एमपी होगा, उसके नीचे वाला नहीं होगा, जिसका जैसा हो। हर एक पार्टी एक बड़ा लिस्ट देगी और उसमें होगा क्या कि कोई स्थानीय एमपी या स्थानीय एमएलए नहीं बनेगा, जो भी एमपी एमएलए होगा वो सारे देश का एमपी एमएलए होगा। तो छोटे देशों में ये चलता है, ये मान लिया गया है। जैसे ऑस्ट्रिया में ये चलता है, नेदरलैंड में ये चलता है, टर्की में यही चलता है, इंडोनेशिया में यही सिस्टम है, जो छोटा नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका में यही सिस्टम है, अर्जेंटीना में यही सिस्टम है, और भी कुछ देश हैं जहाँ यही सिस्टम है। इसराइल में यही सिस्टम है, इसराइल में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, शायद आप जानते भी हो इस चीज़ को। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका जो सबसे पॉपुलर होता है और सबसे जो बड़े देशों के लिए जहाँ बड़ी आबादी है और जहाँ बहुत बड़ा जियोग्राफिकल स्प्रेड है जहाँ पर, उसके लिए जो मुफीद माना जाता है, जो सही माना जाता है, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको MMR शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका सबसे ग्लेयरिंग और सबसे प्रमुख उदाहरण है जहाँ से सब लोग सीख लेते हैं, वो जर्मनी है। जर्मनी 8 करोड़ का देश है, कई राज्यों में बटा हुआ है, कई प्रोविंसेस में बटा हुआ है। उन्होंने जैसे हमारे यहाँ पीटीपी इलेक्शन होता है वैसे उनके यहाँ भी होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक कैंडिडेट जीतता है
लेकिन उसमें 2 बक्से होते हैं और हर एक वोटर को 2 बैलेट पेपर दिया जाता है। एक बैलेट पेपर में वो कैंडिडेट को चुनता है, जो कैंडिडेट वहाँ खड़े हैं, उसमें कोई इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, कोई इस पार्टी का हो सकता है, कोई उस पार्टी का हो सकता है। और दूसरा वोट जो है वो दूसरे बक्से में डालता है, जिसमें वो पूरे देश या रीजन के स्तर पर एक पार्टी को वोट देता है। तो जब चुनाव खत्म हो जाता है तो एफपीटीपी के हिसाब से जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग खड़े हैं, वो जो सबसे पहला आदमी है जो सबसे ज्यादा वोट लाया है, वो 30% हो, 32% हो या 52% जो भी, तो वो चुना हुआ घोषित हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। और जो पार्टी के नाम से जो वोट पड़े वो पूरे एरिया के में जोड़ लिए जाते हैं। और पार्लियामेंट में इससे अलग सीटें होती हैं कुछ, एपीटीपी वाली जो मान के हमारे यहाँ 550 सीट है, तो 200 सीट ऐसी होगी जो कि पीआर के लिए होगी, या 540 को ही घटा के आधा कर दिया जाएगा, 270 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग लड़ेंगे, 270 इस स्ट्रीम से आएंगे और 270 जो है प्रोपोर्शनल स्ट्रीम से। उससे क्या होता है कि फाइनली देश में जो जितना वोट लाया, जितना प्रतिशत लोगों का समर्थन जिस पार्टी के पास था, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, असेंबली में, जो भी बॉडी हो, वहां पर वो उसी प्रोपोर्शन में वहां हाजिर होगा और उसी प्रोपोर्शन में उसकी ताकत वहां होगी। ये बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है और हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, शायद यही सिस्टम करना पड़ेगा। शायद हो सकता है हम लोगों को 4-5 रीजन में बांटना पड़े देश को और 5 रीजन में अलग अलग प्रोपोर्शनैलिटी वाले सीट बनाने पड़े। वो सब डिटेल की बात है, कभी आगे बात होगी तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। नेपाल में यही सिस्टम चलता है, न्यूजीलैंड में यही सिस्टम चलता है, थाईलैंड में यही सिस्टम चलता है और जर्मनी तो मैंने बताया ही आपको, जर्मनी तो बहुत स्थापित है और जर्मन देश बड़े अच्छे ढंग से चलता है इसकी वजह से। तीसरा एक प्रपोजल तरीका होता है, इसको एसटीवी कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। इसमें होता है क्या कि मैंने जो कैम्ब्रिज और वो पियोरा का उदाहरण बताया था, वहाँ वो एसटीवी फॉलो करते हैं कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो पार्टी बेसिस पर नहीं होते हैं और उसमें 1, 2, 3, 4 करके मेरिट के हिसाब से हर एक वोटर, 18 अगर कैंडिडेट है तो 18 वो मार्क देगा, उसको नंबर देगा और वो फिर गिनती के टाइम में एलिमिनेट होता है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है जो बहुत बड़े देश के स्तर पर या स्टेट, राज्य, प्रोविंस के स्तर पर उस चीज़ का पालन नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है वो, इसीलिए उसको वहीं पर छोड़ दिया जाए। और चौथा एक चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं जो पार्टी बेसिस पर नहीं होते हैं और भारत के राज्यों ने, कई राज्यों ने वो अपना कानून पास कर लिया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव या ग्राम पंचायत का चुनाव या जिला परिषद का चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होगा। बार काउंसिल को अगर अपना चुनाव करना है तो वो पार्टी बेसिस पर नेचुरली नहीं होगा। टीचर्स एसोसिएशन यूनिवर्सिटी का कोई है, अगर वो करेगा तो वो पार्टी बेसिस पर शायद नहीं करेगा। स्टूडेंट यूनियन शायद पार्टी बेसिस पर नहीं होगी, ट्रेड यूनियन भी दूसरी तरह से होगा। किसान संगठन अगर करेंगे तो वो अपना करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी लाई जाती है। तो तरीका ये होता है कि 5 या 10, जैसे रांची में मान लीजिए 50 वार्ड है, इस वार्ड में 10-10 वार्ड का एक वार्ड बना दीजिए आप और वो 5 वार्ड बन गए, कुल 5 ही वार्ड है शहर में और उसमें हर एक वोटर को एक वोट मिलता है। वो अपने पसंद के किसी एक वोट को देगा, अपने वार्ड के वोटर को, और उसमें जो 10 सबसे ज्यादा वोट लाने वाले जो लोग होंगे वो चुने हुए घोषित हो जाएंगे। उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, माइनॉरिटी ओपिनियंस की, गरीब धनी का अगर सबका है अलग, तो दुकानदार अलग अपने ढंग से कर रहा है और मजदूर अपने ढंग से कर रहा है। कभी कभार ये हो सकता है कि डॉक्टर नर्स भी शायद अपना किसी आदमी को वहाँ ले आए। तो वो 10 जो है चुन लिए जाएंगे, इसमें वोट बर्बाद नहीं होता है। उसके नीचे जो कैंडिडेट है, मान लीजिए 10 वहाँ जिसने 10 की जगह है और 30 खड़े हो गए हैं, तो नीचे के 20 वो हो जाएंगे। लेकिन वो 20 जो होते हैं, किसी को 1% वोट आता है, किसी को आधा % होता है, वो ऐसे मौज लेने के लिए इलेक्शन में खड़ा होते हैं, अपना नाम
बताने के लिए, अपना पोस्टर वोस्टर छापने का आनंद लेने के लिए खड़े होते हैं। वोट बर्बाद नहीं होते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी भी आ जाती है। हिंदुस्तान को जैसे मैंने बताया कि शायद रीजन तो घर में बांटना पड़ सकता है, वो सब डिटेल की बात है। जब सिस्टम बनाया जाएगा एक सिद्धांत रूप में, जब देश इस चीज को मान लेगा, तो फिर आगे डिटेल्स की बातें वर्कआउट की जाती है। एफपीटीपी में हम सब जानते हैं कि कोएलिशंस बनते हैं, पार्टियां इलेक्शन के पहले गठबंधन बना लेती है और गठबंधन के रूप में जब वो जीतते हैं तो एफपीटीपी का बहुत सारा डिसएडवांटेज उनका खत्म हो जाता है। जैसे झारखंड में, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी जैसी छोटी पार्टी है, लेकिन वो जब गठबंधन में खड़े होते हैं तो वो 5 की 5 एमपी जीत जाते हैं उनके। अदरवाइज वो एक भी नहीं जीत सकते थे, कोई सवाल ही नहीं अगर अलग अलग खड़े हुए। लेकिन जहाँ गठबंधन नहीं बना वहां पर फिर वो समस्या बनी रहती है। लेकिन ये गठबंधन टेम्पररी होते हैं। अगर मान लीजिए मनमुटाव हो गया पार्लियामेंट पहुंचने के बाद, तो गठबंधन टूट भी सकता है, टूट भी जाता है। महाराष्ट्र में आप रोजी खबर सब देखते हैं कि ये हो गया, वो हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है वगैरह। पीआर का इलेक्शन जब होता है तो उसमें कोएलिशन की कोई जरूरत ही नहीं होती है, कोएलिशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, और कोएलिशन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा जो वोट का बक्सा होता है वो उसमें पार्टी सिंबल होता है, तो पार्टी सिंबल के आधार पर होगा। तो सभी पार्टी अपना अपना अपने अपने समर्थकों का वोट जुटाती है, और जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद सरकार कैसे बनेगी, कई वक्त ऐसा होगा, ज़्यादा वक्त हो जाता है कि कोई एक पार्टी, सिंपल पार्टी जो है, सिंगल पार्टी बड़ी मेजोरिटी में नहीं आती, तो सरकार वहाँ तो 50% चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो 50% किसी एक को नहीं हो पाता है, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो। जर्मनी वगैरह में भी आप देखते हैं, पिछली बार अंजेला मर्कल को नहीं था तो उसने एसपीडी को साथ लिया था, आज की तारीख उसके बाद वाले में एसपीडी को सबसे ज़्यादा था, तो उसने अंजेला मर्कल की जो सीडीयू पार्टी है उसको साथ में लिया था। अभी फिर सीडीयू आ गया है आगे, तो एसपीडी को साथ में लेगा और भी एका दुका को साथ में लेगा, और वो थोड़ा बहुत उनके यहाँ समझौता का बहस मुहावजा चलता है, निगोशिएशन चलते हैं कि हमारी ये प्रस्ताव मान लीजिए, हम ये नीति पर ले जाना चाहते हैं देश को। हम कभी कभी स्वार्थ का भी होता है कि मुझे तो फाइनेंस का पोर्टफोलियो चाहिए, तभी हम आपके सरकार में ज्वाइन करेंगे। वो सारे निगोशिएशन के बाद सरकार बनती है। पार्लियामेंट की लंबाई अगर 5 साल की या 4 साल की है, तो उस बीच में वो बिखर भी सकती है वो कोalition, और फिर दूसरा कोalition भी बन सकता है, लेकिन पार्लियामेंट की स्टेबल होती है, पार्लियामेंट जनरली डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो फिर चुनाव करेंगे तो फिर वही आएंगे, वो बदलते नहीं है। देश की जनता का ओवरऑल वातावरण बहुत तेजी से इस तरह नहीं बदलता है जैसे कि हम लोगों को दिखता है पीटीपी। तो गवर्नमेंट बदलती है लेकिन पार्लियामेंट स्टेबल रहता है। अब है क्या कि अब इस हमारे देश में क्या हो, क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता है, कौन उसमें लीड लेगा, क्या पार्टियां कोई लीड लेगी उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं है। शायद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है जहाँ तक मेरी समझ है, उसके बिना भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल रिफॉर्म सभी को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू शायद जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ये बदलाव जो है वही एमपी, वही एमएलए लाएंगे जो खुद से एफपीटीपी के रास्ते से चुन करके वहां गए, और उनका वेस्टेज इंटरेस्ट इतना जबरदस्त है और रहेगा हमेशा आगे कि वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बांधने जा रहे, तो उनसे बदलाव की उम्मीद करना मूर्खता होगी। दूसरा है कि हमारी जनता और हमारी इंटेलिजेंसिया भी जानकारी तो कहीं है ही नहीं, और जानकारी की इच्छा भी नहीं है। हमारे जो इवन सोशल मीडिया ग्रुप्स में आप देखते हैं कि फलाने ने वो बोला और विश्व गुरु हार गया और विश्व गुरु जीत गया, और देखिए अयोध्या में ये हो गया और कुंभ में वो हो गया। बस इसी तरह की बातचीत होती रहती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जहाँ जरूरत है, जहाँ फंडामेंटल चेंज की जरूरत है, समहाउ हमारा इंटेलिजेंसिया, हमारे जो बात करने वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनका दिमाग उधर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज।
जो सरकारें होती हैं, सरकार की दृष्टि सिर्फ 5 साल की होती है। वो इसीलिए क्लाइमेट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए वो फॉरेस्टेशन के या डिफॉरेस्टेशन की बात नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए वो जो भी लॉन्ग टर्म बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, साइंस को कैसे लाया जाए, साइंस का कौन सी चीज़ लाया जाए, देश को लंबे अरसे के लिए, अगले 20 साल के लिए किस विदेश नीति पर या किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर चलना चाहिए, ये सरकारों का की फितरत ही नहीं होती। सरकार तो 5 साल के लिए, उसमें जो पॉलिटिशियन पार्टिसिपेट करता है उसको तो 5 साल की सुरक्षा चाहिए, जो ज़्यादा एम्बिशन है उसको शायद दूसरी बार भी चाहिए, लेकिन वो दूरदृष्टि उसमें होगी नहीं। और देश की इतनी बड़ी समस्या, जो इतना बड़ा बदलाव जहाँ पर है और जहाँ वो खुद शायद चला जाएगा, हट जाएगा, वो तो उम्मीद रखना बड़ी मुश्किल बात है। जनता की तरफ से भी सवाल प्रस्ताव नहीं आता है और वहाँ की बात ये शुरू नहीं होती है। अखबारों में आज तक मैंने पीआर पर बस हिंदू में 3-4 आर्टिकल देखे हैं पिछले 5-6 साल 7 साल के अंदर, और मैंने आज तक किसी अखबार में पीआर पर कोई नोट, कोई ऑपेड कोई एडिटोरियल, कोई स्पेशल कॉलम कुछ आज तक नहीं देखा है कि ये जो फंडामेंटल हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग इस देश में क्या कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि रिजर्वेशन जो आया हमारे यहाँ, पार्शली उसने जरूर अच्छा किया, फायदा किया, इसमें कोई नहीं है इनकार की जरूरत, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका गणित, इसका मैथमेटिक्स, इसका साइकोलॉजी हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर पीआर आएगा तो उनको रिजर्वेशन वाले सिस्टम से जो लाभ हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा लाभ पीआर के थ्रू आएगा और उनके अंदर एक डायनेमिज्म आएगा। तो आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित वर्ग वगैरह जो है, जो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, उनके इंटरनल उनकी डेमोक्रेसी और इंटरनल डायनेमिज्म उनके अंदर नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और शायद होगा भी नहीं। पीआर अगर होगा तो वो इंटरनल डायनेमिज्म आएगा। कभी हम लोग फिर बैठेंगे तो उसके बाद हम लोग डिटेल में जा सकते हैं कि वो कैसे आएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद कहीं उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि 95 ऐसे देश जिसमें ज़्यादातर हमारी तरह ही जाहिल हैं, हमारी तरह ही गुलाम रहे हैं, हमारी तरह कंगाल भी हैं, हमारी तरह कई जो है उसमें वो रेशियल कम्युनल लाइंस पर डिवाइडेड हैं। आप जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका में पता नहीं 30 या 35 या पता नहीं कितने कबीले होते हैं, सबकी भाषा अलग होती है, सबका रीति रिवाज अलग होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसके बावजूद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार कर लिया, क्योंकि शायद उनके यहाँ भी एक डच इफेक्ट का सिलसिला शायद हमेशा से रहा है, जो बीच में टूटा था, लेकिन वो डच इफेक्ट आज भी है उनके यहाँ। आप सब जानते होंगे कि वहाँ डच लोग रहते थे, आए थे और बसे थे वहाँ पर। मैंने कुछ लिखा है, अगर मेरा राइटअप को प्रोफेसर अरुण ने सर्कुलेट किया होगा, मैं क्योंकि मैं ग्रुप में बाद में जुड़ा हूँ, तो मैंने ग्रुप वाला वो पोस्ट, प्रोफेसर अरुण वाला पोस्ट अपने बारे में या पीआर के बारे में मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं उसके बाद जुड़ा था ग्रुप में, उसके पहले वो ग्रुप में सर्कुलेट हुआ है। तो उसमें मेरे ब्लॉग का एक एड्रेस दिया हुआ है। जो कैंपेन हम लोग थोड़ा बहुत शुरू किया है हम लोगों ने, वो हम ट्विटर में कर रहे थे, लेकिन ट्विटर अब छोड़ रहे हैं। ट्विटर में आज भी है, आईडी तो बना हुआ है, लेकिन ट्विटर अब छोड़ रहे हैं, ट्विटर की हालत बहुत खराब हो रही है। उसकी जगह पर ब्लू स्काई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सब शायद जानते हो कि ब्लू स्काई में 3.5 करोड़ लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर। ब्लू स्काई उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने कभी ट्विटर बनाया था। तो ट्विटर बिक गया, वो तो मस्क के हाथ में जब चला गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी, प्रोपेगेंडा मीडियम बन गया, तो फिर उन लोगों ने, जो ट्विटर वाले लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने फिर एक नया सिस्टम बनाया, जानकारी उनको थी, उन्होंने एक बना चुके थे, तो फटाफट बना करके उन्होंने फ्लोट कर दिया है और बड़ी तेजी से वो पॉपुलर हुआ है। लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए। मैं बता रहा हूँ, 2-4 दिन पहले की तारीख है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया था, रोज उसमें 1 लाख लोग
जुड़ रहे हैं। तो एक मीडियम के लिए वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है ट्विटर वाला, ये ब्लू स्काई वाला, वो बड़ा पावरफुल हो गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग फेसबुक में भी है, व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है जो संयोग से मुझे ही उसका एडमिन, मैं ही उसका एडमिन हूँ, और भी ग्रुप्स बन सकते हैं इस चीज़ पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की बातचीत मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कुछ चीज़ें जो छूटी होंगी या कुछ चीज़ें मैं ठीक से नहीं कह पाया हूँ, विषय बड़ा है, बहुत सी चीज़ें छूटी ही है। डिटेल्स वाली बात, तो तफसील वाली बात बहुत सारी छूटी ही है। तो उसके बारे में अगर कोई प्रश्न होगा या कुछ होगा तो मैं फिर से बताऊंगा। धन्यवाद, मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब जो हमारे अटेंडीज हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो सर ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक था, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसकी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मैं अपने को किसी भी मामले में इतना बड़ा जानकार तो नहीं मानता, लेकिन हाँ, जनरली जो करंट अफेयर्स है मैं उससे अपने आप को अब्रेस्ट रखता हूँ। लेकिन आपसे बहुत जानकारी मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कुछ लोगों का प्रश्न आना शुरू होगा। एक चीज सर, जब तक लोग सोच रहे हैं, मैं एक मामूली सी बात जो मेरे दिमाग में आई, जितनी भी मेरी समझ में है, जो लिमिटेड वे में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश में अभी है, जैसे कि अपर हाउस में है, राज्यसभा में है, पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस होते हैं, या स्टेट्स की जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो इलेक्शंस होते हैं वो सारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। और वहाँ पता होता है कि कितनी सीट्स हैं और जो किस पार्टी के पास कितने परसेंट दूसरे लोअर हाउस में सीट हैं, तो उनको अपर हाउस से इतनी सीट्स मिलेंगी। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में एक तरह से मैच फिक्सिंग हो जाती है कि अगर लोकसभा में किसी पार्टी की मेजॉरिटी है, उनकी इतनी परसेंट सीट्स है, या और स्टेट असेंबली में भी उनके सारे मिला के इतने परसेंट सीट्स हैं, तो राज्यसभा में इतनी आउट ऑफ एक्स नंबर ऑफ सीट्स, डेल्टा एक्स और 2 डेल्टा एक्स और 3 डेल्टा एक्स सीट्स उनको मिल जाएंगी। वो पहले से फिक्स्ड है। हालांकि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में जो कि डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, उसमें वो चीज होती नहीं है। वो तो मेजॉरिटी वोटिंग हर एक कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से होती है। पॉइंट नंबर 1, आई डोंट नो ये मेरा क्वेश्चन है या कमेंट है। दूसरा मेरे तरफ से पॉइंट ये है कि सर आपने बताया कि जो परसेंटेज ऑफ सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो वोट कास्ट होंगे, उसके हिसाब से उस परसेंटेज के हिसाब से सीट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अलोकेट कर सकते हैं। सो लेट्स से 540 सीट्स हैं लोकसभा में, 542 आई थिंक, 550 व्हाटएवर, और हमारी इलेक्टोरेट है अभी 100 करोड़ की, रफली 98-99 करोड़ की है। उसमें लेट्स से 60% वोटिंग होती है ऑन एन एवरेज ऑल ओवर द कंट्री। 60% मतलब 60 करोड़ वोट जो है वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए 540 सीटों के लिए डाले जाते हैं। सिंपल अरिथमेटिक की बात करें तो जिस पार्टी को भी 12 लाख वोट मिलते हैं, उसको कम से कम एक सीट मिलेगी, राइट? तो क्या जब हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो इस हिसाब से हम और करप्शन को इनवाइट नहीं कर रहे हैं कि आप 12 लाख वोट कहीं से जुगाड़ कर लो, कंट्री के कॉर्नर एक्स से या कंट्री के कॉर्नर वाई से, और सब मिला जुला के अगर आपको 12 लाख सीट मिल गए ऑल ओवर द 25 प्लस स्टेट्स और 29 स्टेट्स दैट वी हैव, वहां से आपने 12 लाख वोट किसी तरह से कोने से जुगाड़ लिया फ्रॉम द मोस्ट बैकवर्ड प्लेसेस थ्रू व्हाटएवर मींस, you are guaranteed of at least one seat which can be misused by anyone, any let's say any capitalist or any industrialist or somebody who has got means through, has money through various means. तो जो बेसिक हमारा जो डेमोक्रेसी का जो एसेंस है
कि हम अपनी सोच, अपनी योजनाओं और हम अपने देश के प्रति क्या करना चाहते हैं, वो एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, वो कहीं न कहीं वो पीछे रह जाता है। ये मेरी मेरी समझ में आई ये बात अरिथमेटिक से। तो सर आपके व्यू जानना चाहूँगा इस पे। मैंने एक 7 लाख का फिगर अभी बताया था आपको, जी, झारखंड का। जी, जी, आप 1% के हिसाब से चल रहे हैं तो 12 लाख पर जा रहे हैं। जी। तो 7 लाख को खरीदना ज्यादा आसान है या 12 लाख को खरीदना ज्यादा आसान 7 है? लाख नंबर एक। ठीक है सर, ठीक। पूरे देश में जब बिखरे बिखरे हुए लोग हैं एक आइडियोलॉजी के, चाहे वो मार्क्सिज्म को मानते हों या वो ट्रॉट्स्किज्म को मानते हों या सोशल डेमोक्रेट्स हैं या जो भी हैं या इस्लाम की को लेके चिंतित हैं, वो अभी तक तो कब हिंदुस्तान में कोई इतनी ताकतवर पैसे वाला नहीं आया है कि वो 550 कंस्टिट्यूंसी में घूम घूम के ऐसे लोगों को लोकेट कर ले और उसका वोट खरीद ले। नंबर 2। नंबर 3, जो 1% आपने कहा, एक्चुअली मैं समय के कमी के चलते मैंने एक चीज छोड़ दी थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कट ऑफ वोट्स का होता है। अफसोस है मुझे कि वो छूट गया है हमारा। जैसे जर्मनी की बात मैंने कही, वहाँ 5% का कट ऑफ होता है। जो कोई और तो वहाँ 8% का भी हो सकता है। कम संख्या में अगर कोई पार्टी वोट लाएगी तो उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आप लोकसभा में 100 पार्टी को तो नहीं हैंडल कर सकते हैं ना। आप 20 को हैंडल कर सकते हैं, 25 को हैंडल कर सकते हैं। तो आज भी वही है, आज भी पहुंच रहे हैं वहां पर एक एक करके। तमिलनाडु में ही एमके वाले पता नहीं कितने एमके वाले हैं। हाँ, तो एक किसी की एक, किसी की दो, किसी की एक, तो 20-25 तो आज भी है हमारे यहाँ। तो बड़े देश में कट ऑफ एक एक सज्जन है जो एडीआर चलाते हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बड़ी चर्चा उनकी होती है, अखबारों में वो छपता है कि इतने क्रिमिनल है केस वाले लड़ रहे हैं इलेक्शन वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे एक बार बातचीत में पूछा कि आप पीआर के बारे में क्यों नहीं फंडामेंटल बात करते हैं कि आप ये छोटा मोटा लुचागिरी वाला लिस्ट बनाते हैं लोगों का। तो बोले भाई आपने बड़ा कठिन सवाल पूछ दिया है। सो उसमें तो हम कट ऑफ वाली ही बात सोच के घबरा जाते हैं कि वो कट ऑफ कैसे निर्णय होगा। तो बड़े देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी है, भारतवर्ष में मान लीजिए 60 करोड़ वोट पड़ता है, तो उसका 1% 60 लाख होता है। आप 60 लाख की ओपिनियन को नदी में फेंक सकते हैं। कितने को आप फेंकना पसंद करेंगे? क्या 60 लाख आदमी की जवान बंद कर देंगे, या 1,20,00,000 की बंद करेंगे, या 1,80,00,000 की बंद करेंगे? बंद तो होगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, होगा, करना ही पड़ेगा। 100 पार्टी नहीं चल सकती की लोकसभा नहीं हो सकती, 20, 25, 30 तक हो सकती है शायद। तो उसमें मेरी जो मान्यता है, कच्ची मान्यता है, ये तो कमेटियां और स्टैटिस्टिशियन बैठ करके इसका हिसाब करेंगे कि अगर हम देश को 5 जो डेमोग्राफिक में बांट देते हैं, जैसे साउथ वाले कहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन नहीं बढ़ा तो आप हमारी गिनती और नॉर्थ वाले की गिनती एक जैसे क्यों करते हैं? तो मान लीजिए एक जोन आपने साउथ का बना दिया, एक वेस्ट का बना दिया, एक नॉर्थ ईस्ट का बना दिया, तो उसमें आप अगर 1% का भी कट ऑफ रखेंगे तो 60 लाख आदमी के ओपिनियन को आप कूड़े में फेंक रहे हैं। तो भारत जैसे बड़े देश में तो 1% या शायद 2% का कट ऑफ रखना, तो 2% के नीचे के ऊपर अगर संख्या है तो उसको तो कोई बड़ा से बड़ा सेठ अडानी भी नहीं खरीद पाएगा, कोई नहीं खरीद पाएगा। वोट खरीदना इतना आसान नहीं होता है। अपने आप कैंपेनर्स खरीदते हैं, आप अपने समर्थक खरीदते हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा इलेक्टोरेट शायद नहीं, इतने बड़े देश में शायद नहीं कोई खरीद पाएगा। एक नंबर। दूसरा कि जो राज्यसभा और विधान परिषद की बात आपने कही, बहुत
इम्पोर्टेंट बात कही, मुझे कहना चाहिए था, मैं मिस कर गया था इस चीज़ को, कि हमारे यहाँ वो प्रोपोर्शनल सिस्टम है अपर हाउसेस में और बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें वोट देने वाले लोगों की संख्या इतनी कम है कि वो तो वोट मैच फिक्सिंग होगा ही होगा, दूसरा क्या उपाय होगा। उसमें भी चोरी चकारी होती है, आप जानते हैं कि कुछ लोग वोट खरीद कई स्टेट में ही, छोटे स्टेट में खासतौर पर झारखंड में, हिमाचल में ऐसी चर्चाएं होती हैं कि इसने खरीद लिया, उसने खरीद लिया, लेकिन वो सब माइनर इश्यूज हैं। प्रोपोर्शनल है और वो अच्छा है और वो होना चाहिए। अपर हाउस का इलेक्शन डायरेक्ट पब्लिक से करना मुश्किल है। वो सिस्टम जो है, वो सिस्टम बनाने वाले वो सब चीज़ें के डिटेल में जाएंगे। अभी इनिशियल स्टेज में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के कंसेप्ट को मान लेते हैं तो फिर बाकी डिटेल और बाकी मेथोडोलॉजी तो वर्कआउट होगी, कमिटियां करेंगी, बड़े बड़ी कमिटियां बनेंगी उसके लिए। तो यही जवाब है हमारा। थैंक यू सर। पंकज मनी जी का मैं हाथ देख रहा हूँ। पंकज मनी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते जा रही है। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं हम लोग। आप सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना इम्पोर्टेंट सेशन लिया। एक्चुअली 2 पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। ये 2000 मुझे लगता है ग्रुप में शायद मैं एक बार अरुण रॉय सर से बात भी कर रहा था इस मैटर पे कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कैसे डेमोक्रेसी में, हमारे डेमोक्रेसी में कैसे इवन हमारे ही नहीं बाहर भी कैसे हम लोग जो पूरा मेथोडोलॉजी है, जो स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी है, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि किसको जीतना है नहीं जीतना है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजों में बहुत सारे स्टैटिस्टिकल इश्यूज हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पैराडॉक्स है, सिम्पसन्स पैराडॉक्स करके, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है, और इस पे काफी इवन यूएस इलेक्शंस वगैरह में भी इसका इफेक्ट पड़ चुका है कि भले ही, और ये मैटर इतना डीप है, मैंने इस पे एक्चुअली लिखा भी है 1-2 साल पहले। और लिखा ही नहीं, मैं एक बहुत ही बड़े जो स्टैटिस्टियन हैं जो इंडिया के, काफी वर्ल्ड रिनोन्ड स्टैटिस्टियन हैं जो इवन पॉलिटिक्स में भी है, मैंने उनको भी लिखा था। और तो शायद उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया, लेकिन कभी कभी होता है कि जो खुद भी पॉलिटिक्स में है वो इस पे कितना डिसाइड करेंगे पता नहीं। मैं फिर उसको, उस रिसर्च को छोड़ दिया था टेम्परेली, क्योंकि मुझे पता नहीं ये कितना आगे जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा इशू है, इवन ये इतना बड़ा इशू है, ये जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, तो एक मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज जो भी है, वो तो मुझे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इशू है कि कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो कैसे सैंपल किए जा रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है स्टैटिस्टिकली, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी नहीं जीत रही है। अगर सेम 545 कंस्टिट्यूएंसी को अगर मैं 800 कंस्टिट्यूएंसी में अगर एलोकेट कर दूं स्टैटिस्टिकली इन डिफरेंट वेज, तो मे बी जो पार्टी जीत रही है वो पार्टी नहीं जीते, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इस पे मैंने डिटेल में अभी वर्कआउट करना मुझे बाकी है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया, इस पर मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि बहुत दूसरी चीजें भी थी। तो ये सीरियसली बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो, जिसका हो सकता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही, वो भी उसमें से एक होगा कि कैसे इलेक्शन जीतने की जो मेथोडोलॉजी है उस पर बहुत वर्कआउट करने की जरूरत है। और शायद पता नहीं लोग कर नहीं पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है गॉडल जो फेमस मैथमेटिशियन थे, उनका रिजल्ट आता है कि जो लोग अपने ही अगेंस्ट में कैसे चीजों को बनाएंगे। और डिक्टेटरशिप की जो बात आपने कही थी, जो एक्चुअली ये है भी कि गॉडल जब जज के पास गए थे यूएस सिटीजनशिप जज के लिए, तो उन्होंने बोला था कि मैं मैथमेटिकली और लॉजिकली प्रूव कर दूंगा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में जा सकता है। ठीक है। और इवन हिटलर, ऐसा कहा भी जाता है कि हिटलर ने इसका यूज किया था। तो ये दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट है, जिसपे और भी डीप में जाने की जरूरत है। और मे भी मैं इस पे कभी पेपर भी लिखूंगा, हो सकता है, क्योंकि मैंने 1-2 साल पहले लिखा भी था इस पे, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, पता नहीं कि कितना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप अगर बोले हैं इस चीज को, तो मुझे लग रहा है कि एक सीरियस चीजें हैं और बाद में इस पे काम किया जा सकता है। तो थैंक यू सर। मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ। पैडॉक शब्द मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड फ्रेज इस्तेमाल होता है,
और बड़े पैमाने पर अमेरिकन राजनीति में खासतौर पर उस पर बहुत बड़ी बहस है। उसको जेरी मैंडरिंग कहा जाता है। आपने ये शब्द जरूर कहीं पढ़ा होगा अखबार वगैरह में। अगर अमेरिकन राजनीति के बारे में कहीं भी आप पढ़ते हैं तो आपने निश्चित पढ़ा होगा, एक जेरी मैंडरिंग शब्द होता है। जेरी मैंडरिंग शब्द ये होता है कि आप जो इलेक्टोरल जो बॉडी है उसके साथ सांठ-गांठ करके आप अपने क्षेत्र को इस तरह से काट छांट के बनाते हैं, ब्लैक को हटा दिया उसमें से, हिस्पैनिक्स को हटा दिया उसमें से, इसको जोड़ लिया उसमें से। तो जेरीमैंडरिंग बड़े पैमाने पर अमेरिकन राजनीति में हो रही है, होती रही है, आज भी हो रही है, और वहाँ बहस का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जेरीमैंडरिंग। हमारे हिंदुस्तान में भी जेरीमैंडरिंग की कोशिश होती है। मैं एक व्यक्तिगत बातचीत आपको बता दूं। हमारे यहाँ एक खड़े हुए थे वार्ड में, जो वार्ड के प्रतिनिधि, तो उन्होंने बताया कि आप जानते हैं हम कैसे जीते? क्या कैसे जीते? तो देखिए, हमारा जो ये वार्ड नंबर फला फला था, उसमें हिंदू वोट भी थे और मुसलमान वोट भी थे। वो भाजपा के आदमी है बाय द वे आपको। तो मैंने इससे बात करके उसको जोड़ के उसको काट के, और जितनी जितनी मुस्लिम आबादी थी हमने इस वार्ड से हटा के और हिंदू आबादी जुड़वा ली। हाँ, और उसके बाद मैं वार्ड का प्रतिनिधि बन गया। ये व्यक्तिगत बिल्कुल मेरे पड़ोसी है, और मैं आपकी पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ नाम बताए बिना। तो ये जेरीमैंडरिंग है, और जेरीमैंडरिंग लेकिन एफपीटीपी में ही जेरीमैंडरिंग हो सकता है। प्रोपोर्शनल में जेरीमैंडरिंग आप करेंगे भी तो वो बिल्कुल बेकार जाएगा, आपकी मेहनत पानी में जाएगी, क्योंकि अंत में पूरे एक बड़े इलाके का, पूरे देश का या देश के एक बड़े सेगमेंट का टोटल वोट जोड़ा जाएगा, और उसके हिसाब से उसको प्राइमेसी मिलती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट टारगेट होता है कि हम लोकसभा की सीटों को उस प्रोपोर्शन तक किसी तरह पहुंचाएं। कई देश ऐसे हैं जिनकी पार्लियामेंट की सीट फ्लेक्सिबल होती है, उनको एक्स्ट्रा सीट का ऑप्शन दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को, कि अगर प्रोपोर्शन पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उस पूल में से और एक्स्ट्रा सीट बढ़ा दीजिए, लोकसभा में कुर्सी बढ़ा दीजिए, आप संख्या बढ़ा दीजिए, लेकिन प्रोपोर्शन पूछना है। जो देश का टोटल प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन पर ही आपको रिजल्ट को पहुंचाना है। इसलिए जेरीमैंडरिंग उसमें मीनिंगलेस हो जाता है। जेरीमैंडरिंग एफपीटीपी में चलता है, बड़े पैमाने पर चलता है, हिंदुस्तान में भी हुआ है। भी क्योंकि हमारे यहाँ डिलिमिटेशन को लेके दूसरी बात चल रही है, डिलिमिटेशन वाली बात भी वही जेरीमैंडरिंग वाली, थोड़ी सी ऑब्लिकली देखिएगा तो थोड़ा उसके अंदर भी जाता है। और ये स्ट्रक्चरल इशू का भी रिपरकशंस हो सकता है कि इवन लोग 37% वोट के बावजूद भी लोग अच्छी खासी मेजोरिटी ले आते हैं, और भले ही उनका ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट 37% ही है या 35% ही है, एक्सपेक्टेड कुछ भी हो। तो ये भी एक इश्यूज हैं जो परसेंटेज ऑफ वोट कितने होने चाहिए, सो दैट कि वो तो पूरी बातचीत थी उसी पर शुरू हुई है। और हाँ, वो तो ये नहीं, मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता था कि जो स्टैटिस्टिकल की बात मैं कर रहा था उससे मैं इस रिजल्ट पे कहीं ना कहीं वो डेरिवेशन आ रहा था कि परसेंटेज ऑफ वोट किसी को कितना मिनिमम चाहिए होगा तभी वो उसको मेजोरिटी उसको डिक्लेयर करना चाहिए, या फिर जो कैसे कंस्टिट्यूएंसी डिसाइड होता है। ये जैसे जो आपने लाइव एग्जांपल दिया, ये मैं स्टैटिस्टिकली सोचा था, मुझे रियल वर्ल्ड का नहीं पता था कि ऐसा होता होगा, लेकिन स्टैटिस्टिकल रिपरकशंस इसके आ रहे थे कि लोग कंस्टिट्यूएंसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं जीतने के लिए एक्स वाई जेड। जस्ट मैं ये चीज बोलना चाह रहा था। ठीक है। सॉरी मैं हाँ सॉरी मैं म्यूट पे था। पंकज जी धन्यवाद, और डॉक्टर चौधरी सर, क्योंकि बाकी लोग भी हैं यहाँ पे क्यू में, तो अब पहले मैं प्रोफेसर श्रीश चौधरी के पास जाऊंगा। और इसी बीच जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं उसके पहले, मिस्टर शारदा प्रसाद मुखोपाध्याय जी ने चैट पे काफी सारे क्वेश्चंस डाले हैं, 11 क्वेश्चंस डाले हैं, लेकिन सर ये पॉसिबल नहीं होगा टू एड्रेस ऑल ऑफ देम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी बीच आप कोई एक प्रश्न इसमें से चुन लें जो कि आप इस फोरम में डिस्कस करना चाहें हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनके 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 साथ। तो प्रोफेसर श्रीश चौधरी, इसी बीच सर आपको माइक बिलोंग्स टू यू। चौधरी साहब, मैं तो पहले आपको बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा बधाई से ज्यादा
कि हम लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं थी, जानकारियां नहीं थी। आपके टॉक के बाद पता चला कि ये रिप्रेजेंटेशन कितने देशों में है, इसका कितना पुराना इतिहास है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भी ऐसे विद्वान होते हैं जो एक साथ इतने रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पर अधिकार रखते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। छोटा सा 2 प्रश्न मेरे मन में शंका थी, बहुत पॉइंटेड है, आपको मुझे नहीं लगता कि 1-2 मिनट से अधिक समय लगेगा। एक तो आपने कहा कि 1707 ईस्वी से वेस्टमिंस्टर सिस्टम शुरू हुआ, तो प्रिंस चार्ल्स की किंग चार्ल्स द फर्स्ट की जो हत्या हुई इंग्लैंड में पार्लियामेंट से लड़ाई हारने के बाद, उस पार्लियामेंट में यानी 1640 से 49 वाली जो पार्लियामेंट थी इंग्लैंड में, वो वेस्टमिंस्टर की, क्या वो चुनी हुई नहीं थी? एक। और दूसरा कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में किस प्रकार के प्रजातंत्र की कल्पना की थी? मैं इतिहास, इंग्लैंड के इतिहास से बहुत वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ जो डेमोक्रेसी शुरू हुई थी वो राजा के, जहाँ तक फ्रेंकली मैं, आप लोग इतिहास के बारे में ज़्यादा जानते हो शायद, वो उसमें राजा के नॉमिनेशन का एक बड़ा एलिमेंट हुआ करता था। और मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी जो समझ है कि 1707 में वो जो राजा का अधिकार था, विशेषाधिकार, शायद हटा लिया गया था। शायद शायद आप अगर इतिहास के जानकार हैं तो आप शायद ज्यादा बता सकते हैं। दूसरी चीज वो की 1707 में उनका विदेशी राजा आया। 1707 में 1688 में जो उन्होंने बिना लड़ाई किए हुए जेम्स द सेकंड को निकाल दिया, उसके बाद उनका जो राजा आया वो इंग्लैंड का नहीं था, वो एक वही डायनेस्टी अभी तक चल रही है। तो उसको कैबिनेट बहुत ही स्ट्रांग इसलिए हो गया क्योंकि कैबिनेट तो लोकल था, पार्लियामेंट, लेकिन ये सही है कि वहाँ करप्शन तो शायद अभी भी इलेक्शन में है, लेकिन 19th सेंचुरी तक तो जो उनका पहला प्रधानमंत्री है क्रॉमवेल, उसने कहा था कि बिना करप्शन के प्रजातंत्र चलेगा नहीं। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। ये हिंद स्वराज में गांधी जी ने कैसे प्रजातंत्र की कल्पना की थी? क्या वो अगर वैसा ये होता तो जो अभी ग्राम पंचायत। ये विषय बड़ा विस्तार का है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, और संयोग की बात है कि मेरा बचपन उसी रचनात्मक कार्यक्रमों में, रामनंदन मिश्र के आश्रमों में मेरे माँ बाप रहते थे और मैं वहीं पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन उसमें उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो डिटेल्स हैं, वो सब तो गांधी जी का एक ओवरऑल कंसेप्ट था, जो वर्कआउट नहीं किया गया था। और गांधी जी जब आज़ादी हुई तो फिर जवाहरलाल नेहरू और जो कांग्रेस के जो लोग शासन में आए, वो तो गांधी जी से एक तरह से देखा जाए तो अलग हो गए थे, और उन्होंने जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक तरह से सिस्टम क्या था, अलग हो ही गए थे। हाँ, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लाइन पर देश को ऑर्गेनाइज करना और चलाना और स्ट्रक्चरल चीजें जो भी बनाई, तो मैं ज्यादा शायद इसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ और बता भी नहीं पाऊंगा। गांधी जी की चीजों को फिर से लाया जा सकता है कि नहीं, फिर से उसके प्रैक्टिकल डिटेल्स वर्कआउट किए जा सकते हैं कि नहीं, कौन करेगा, कौन समूह है, कौन है जो उसकी उसकी विशेषता को साबित करेगा कि वर्तमान व्यवस्था से वो ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी। हम लोग तो ग्राम सभा ही को लेकर के यहाँ पर त्रस्त हैं कि जो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है वो कैसे ग्राम सभा चलेगी और कैसे उसमें निर्णय होंगे। अगर आप स्थानीय राजनीति से कोई आपका संबंध होगा तो आप शायद इस बात को जानते होंगे, समझते हो। हम लोग तो झारखंड प्रदेश में हैं, पेशा वाले प्रदेश में हैं, जहाँ पेशा को लेकर के रात दिन बात चलती है। तो डिटेल बहुत बड़ी चीज होती है, उसका अरिथमेटिक बहुत बड़ा चीज होता है, उसका लीगल स्ट्रक्चर फाइनल चीज होती है। और
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी छलांग नहीं है, कॉन्सेप्चुअली कोई नया सिविलाइजेशन नहीं बनाने जा रही है वो, लेकिन वो सच्ची लोकतंत्र लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इसीलिए मैंने उस विषय पर आज बातचीत की। उससे ज्यादा शायद मैं कहने की हालत में नहीं हूँ, मुझे जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रोफेसर श्री चौधरी सर। प्रोफेसर मिस्टर मुखोपाध्याय जी, शारदा प्रसाद जी, सर आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Sir, I have posted another chat saying that these questions can be parked. If sir has time, sometime, anytime, he can give some views on these points later in the group. Also, Right, will sir. help. Okay. Right now, no need. I kindly Okay. see the chat box. Other than that. Okay. Do you want to ask any specific thing or comment on any specific thing right now? No, Because sir. As I was listening, I was writing. So I have Okay. summarized all of my questions there. Okay. Okay. And others can please speak. Okay. Okay. Thank you, sir. Rakesh Vajpayee ji, he has raised his hand. Vajpayee ji, you can unmute yourself. Sir, thank you firstly for a very informative session. I have a question not directly related to proportional representation, but in general, the way our current democracy works, we as citizens seem to have forgotten our role. We have been, co-opted as political, propaganda, people who spread it. So we have kind of been, citizens have become more propagandists rather than looking at their own interests. And, even while voting, they don't mind suffering, but they would want to vote for someone who is, their favorite. So in that kind of a scenario, plus no party has any internal democracy. Every party either has one or, a couple of leaders around whom the whole thing works. In this scenario, how do we expect any structural change? I mean, who will be the catalyst to bring it out? The citizens are not bothered. MPs or, the politicians have no incentive to do that. So how would this even come about in our environment? Thank you, sir. In the last paragraph of my talk, I precisely said this thing that you are telling now, that I do not know how it will come about. But then it has come about. 95 countries. Lesotho, I hope I can't put it on the map without looking at the atlas. Liechtenstein, it's a country somewhere in Europe. I don't know how big it is. They have adopted it. There are times when the old system collapses because of its own vagaries, its own defects, and much bigger changes do take place at that time. But then we can't dream and we can't wait for the Godot to come. In my own small capacity, I have collected the data, I have tried to analyze things, and I have put forth to the audience here. Coming to internal democracy, I wholly agree with you. I completely agree with you. But it will take a session, another session, to discuss the fact that proportional representation surprisingly creates internal democracy in parties also, because it gives an opportunity for a section of the party to break the party. I'll not go into the detail. I don't think we have time here. It will need a separate session. There is a lot of literature about it. The small note that I circulated, Professor Arun must have circulated that. I haven't seen that. You will see a Wikipedia reference there. It's a long reference. If you go into that Wikipedia text, it talks a lot about positives, negatives, practicality, impracticality, history, etc., of proportional representation. It gives you a whole list of 95 countries
and the way they elect, the type of proportionality. I said that there are 4 ways in which you can have proportional representation. So which one has adopted which method? There are a lot of things given there. I am confident, and I have sufficient arguments for that proportional representation develops, brings about internal democracy in parties. We'll not go into the greater detail on that, but some other time we can discuss. I think you can write to me. My number is now there in the group, in the learners group. My number, and I believe my name should be there. You can please write to me. We'll be in correspondence, and I'll enjoy discussing things with you, because I need to learn a lot, and I need to see the holes that are there in the discussion or in the proposal, so that they can be sewed up. They can be the food, and a workable system will come out. Ashutosh, I have a very humble suggestion. Yes, sir. Sir Chaudhary has been speaking for about more than 1 hour, 15 or 10 minutes or so, and it has been a Yes. very exhaustive session. So we could probably give him a rest for the time being. And as usual, all the questions that always come after any particular session, they can be posted in the group. And of course, Dr. Chaudhary also is a member. So he will accordingly, as per his convenience or desire, he can respond to those when we put the questions in the group. Yes, sir, absolutely correct. You very well, you said this. And in fact, I was about to request you to conclude the session, because I don't see any more hands raised. Mr. Mukhopadhyay had lots of questions, which he said that he will better like those to be addressed in the group itself. So I think we can conclude now with your concluding remarks, comments, if any. Yes. 2 things as usual. I would like Dr. Jha to conclude, because he's excellent in doing that, and I hope he will accept my request to do that. Number 1. Number 2, I sincerely request everybody who has been present here or who would look at the video, the 2 posts which I forwarded, which Dr. Chaudhary had sent to me, especially the second one, which he has kept talking about Wikipedia. It needed me I had to go 3 times on the matter which is there. And it's highly educating. It is so educating that now I had no questions to ask him. So I request everybody to go through that. It is already posted. And over to Dr. Jha for summing it up. Thank you. Arunji, it's a difficult task, because I was here, Dr. Chaudhary and me, we are in touch with each other digitally. So many a times he posts in a group that's called Jharkhand Progressive, and personally he sends me some material on this. So I had some basic information about the advantages of proportional representation. And I believe all of us who are in this group are not satisfied, that is the mildest term that can be used, with the state of democracy that we are having in our country right now. We like a better system to come up. As on date, and even after having listened to Dr. Chaudhary with apt attention, I believe all of us still don't see a light at the end of the tunnel as to what and when will these structural changes can come up in our country, and who will take the lead, or suddenly something comes up. The hope that Dr. Chaudhary is holding us out and pointing us towards is that 95 countries have adopted this. So maybe if things deteriorate to such an extent that a majority of the population thinks that this system needs to be changed, then the whole order will change. That can be our hope. And again, the old order may or may not be changed, or if it changes, it may or may not be better than the existing system. That is my fear.
Because when we became independent, we had lots of hope. We had very effective, very learned leadership. We formed our constitution, adopted the Westminster model, started our small footsteps on the road to development in all spheres, agriculture, industry, education. But after so many years, we seem to be moving backwards. There is some indication in this that at least some section of the population is feeling that maybe there were defects in the constitution which would have been rectified much earlier, and there were loopholes which can always be exploited by people with ulterior motives, and that is what we see around us that is happening. If this trend continues and get entrenched, that we start voting only on basis of some hatred towards a particular community, we are left with no alternative. Maybe proportional representation, this system of electing government, electing people's representative, may have some positive effects, and this trend can be curtailed to a certain extent. But when and how will that happen, it remains in the domain of the future. But before we say good night to each other, Dr. Chaudhary has taken lots of pain, and if I look at his face, he seems to be tired this evening. Thank you very much for being with us, and thank you all the members of the Learning Together. And Dr. Chaudhary has invited the people from Jharkhand Progressive. I could see Bharat Chaudhary joining, no other, or maybe I don't know some of the names that cropped up on the screen. But thank you, sir. Thank you. This is a new book, I would say, in the list of books that I have to read, get acquainted with, update myself, and maybe share with some of my friends, and so that the debate can be taken up at larger platforms. Thank you once again. Thank you very much. Ashutosh, with your permission, we cannot summarize, we cannot end this particular session without saying that, just like the other Dr. Shirish Chaudhary we have, here is one man whose body is where his heart and mind is. One of the rarest things that we see around, we really meet. So for that, sir, मेरे हृदय से अपना मेरा साधुवाद, मेरे ग्रुप की तरफ से अपना मेरा साधुवाद हम लोगों का स्वीकार कीजिए, sir. Your body is there where your mind is, sir. Sir, thank you is not a sufficient word. I can just bow to you, sir. धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके सर।